राजकुमारी वापस आ गई वर्क फ्रॉम होम से। सुना तो था कि घर पर रहकर काम करती हैं, पर मैडम के तो ठाठ ही अलग है। चंडीगढ़ को चुना है इस काम के लिए। बुआ आपे से बाहर हो गई थी मीना को अपनी आंखों के सामने देखकर। अपना अपना समय है बुआ, कोई अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बिता देता है जहाँ पैदा हुआ हो, और किसी को काम करने के लिए अलग अलग ऑफिस मिल जाते हैं, वह भी मनपसंद जगह पर। मीना ने इतराते हुए बुआ के ताने का ताना मारकर ही जवाब दिया। बुआ पहले से ही गुस्से में थीं, अब तो बिफर पड़ी। सिर पर कुछ ज्यादा चढ़ा दिया है तुझे, पर मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी भाई के सामने। नौकरी ख्वाब बनकर रह जाएगी, मुंह पे खुद ही पट्टी लग जाएगी। आपसे ऐसी ही उम्मीद है बुआ, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं माँ की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान से चली गई। बुआ मीना को मारने के लिए दौड़ी ही थी कि करुण बीच में आ गया। उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अंदर ले गया। तब तक गौरव भी आ गया था। वह मीना को उसके कमरे तक छोड़कर आया। मीना आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जो उसने जाना था, उससे मालती बुआ के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। बचपन से ही उसे बुआ से नफरत थी। वजह उनका दोगला व्यवहार। करुण और गौरव को हमेशा प्राथमिकता देती, घर का कोई भी काम हो मीना से करवाती और हर बात में उसे ही पीछे रखती। घर में खाना उन दोनों की पसंद का ही बनता था। मीना का कुछ भी मन होता तो उसमें हजार कमियां बताकर बात को टाल दिया जाता। मीना को समझ नहीं आता था कि वह अपनी ससुराल में न रहकर उनके घर में क्यों रहती हैं। सबके सामने उनका बस एक ही गाना था, माँ तो छोड़कर चली गई अपने दोनों बच्चों को। वह तो मेरी ही हिम्मत है जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हूँ इनकी परवरिश के लिए। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो आप अपना घर संभालो जाकर। मन ही मन मीना बुदबुदाती। घर में सब कुछ बुआ की मर्जी से ही होता आ रहा था। मीना और उसका छोटा भाई करुण उनकी हर बात मानते आ रहे थे। बुआ का बेटा गौरव भी करुण का हम उम्र था, इसीलिए दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन मीना को अब घर में रहना और बुआ के कायदे कानून से चलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण था कि उसने कॉलेज पूरा होते ही नौकरी ढूंढ ली थी। पैकेज ज़्यादा नहीं था, नौकरी दूसरे शहर में ही थी। 6 महीने होते होते कंपनी में उसकी अच्छी साख बन गई थी। घर आने का उसका मन नहीं होता था। इस बार पापा से जिद करके उसने चंडीगढ़ वाले फ्लैट में रहने का मन बनाया। वर्क फ्रॉम होम ले लिया। करुण को जैसे ही भनक लगी तुरंत उसके पास आया। देखो दीदी, मैं जानता हूँ तू चंडीगढ़ क्यों जा रही है। माँ के बारे में जानने का मेरा भी उतना ही मन है जितना तुम्हारा, बस मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। मेरी भी अब छुट्टियाँ हैं, मैं भी वहाँ पर कोई इंटर्नशिप कर लूँगा। मीना को करुण की बात सही लगी और उसे साथ ले जाने को तैयार हो गई। गौरव को उसके पापा ने अपने पास बुला लिया था, इसीलिए दोनों भाई बहन अपना अपना सामान लेकर रवाना हो गए। वो अपने बेटे गौरव को उनके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन पति को मना नहीं पाई। भवें तान कर मीना और करुण को विदा किया। चमन, तूने भेज तो दिया चंडीगढ़, पर कोई बीती बात बच्चों के सामने आ गई तो क्या होगा। उसी फ्लैट में रुकने की क्या पड़ी थी, किसी होटल में भी तो रुक सकते थे। तुम तो सब कुछ भूल गए हो। बुआ ने लगभग डांटते हुए अपने भाई चमन को अपनी बात समझाने की कोशिश की। दीदी, 20 साल बीत चुके हैं उस घटना को। हमने कोई जुर्म नहीं किया जो छिपे रहेंगे और बच्चों को उस फ्लैट से दूर रखेंगे। वे दोनों उसी फ्लैट में पैदा हुए थे। अपनी जन्मभूमि इंसान को अपनी ओर खींचकर बुला ही लेती है। आप डरिए मत, सब ठीक होगा। चमन ने अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की। मीना, अब कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी। चल उठ, नहा कर आ जा, नाश्ता ठंडा हो गया है। हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी सुनना है तुम लोग कैसे बिताकर आए हो मेरे बिना पूरा 1 महीना। गौरव मीना को बाथरूम भेजकर ही कमरे से बाहर गया। पापा, मेरी कंपनी का एक ऑफिस चंडीगढ़ में भी है, मैंने सोचा है वहीं पर ट्रांसफ़र ले लेती हूँ। अपना फ्लैट तो है ही वहाँ पर। शाम को पापा घर आए तो मीना ने प्रस्ताव रखा। देखो बेटा, कुछ दिन वहाँ जाकर रहना दूसरी बात है, और वहीं ठहर जाना बिल्कुल अलग। तुम जहाँ हो अभी वहीं पर रहकर काम करो। पापा की स्पष्ट ना थी। पापा, आपने भी तो सालों वहाँ पर नौकरी की है, अपना फ्लैट बंद पड़ा है। मैं रहूँगी तो उसका अच्छे से रख रखाव भी हो जाएगा। फिर मेरा मन है वहाँ जाकर रहने का। प्लीज़ एक बार मेरी तरह सोचकर देखो ना। मीना ने डरते डरते अपनी बात दोहराई। तुझे सीधी तरह से कोई बात क्यों नहीं समझ आती है लड़की। चमन वैसे भी उन बातों को याद करके परेशान हो जाता है। तुम हो कि खुद के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं हो। जाकर अपना काम करो। बुआ ने अपने लहजे में मीना को डांटा। पापा के सामने मीना चुप रह जाती थी, लेकिन आज उसे गुस्सा आ गया।
आपसे कौन बात कर रहा है बुआ? आप पापा को ही जवाब देने दो। चंडीगढ़ के नाम से इतना डर क्यों जाती हो? कहीं आपके कहने से ही तो पापा वापस नहीं आए वहां से। आपको इसी घर में रहना जो था। गुस्से में मीना बोलती चली गई। गौरव और करुण आकर उसे अपने साथ ले गए। घर में क्लेश पसर गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। चमन का गुस्सा शांत हुआ तो बेटी पर प्यार उमड़ पड़ा और उसके कमरे में आ गए। मीना लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर चमन जाने के लिए वापस मुड़े, तभी बेटी ने आवाज लगाई, आइए पापा, मेरा काम पूरा हो गया है। बस कुछ फोटो देख रही थी चंडीगढ़ की। चमन मीना के पास दूसरी कुर्सी पर बैठकर फोटो देखने लगे। यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? चमन, मीना, करुण और रितु की फोटो थी। मीना ने आश्चर्य से पापा को देखा, बोली, फ्लैट के स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ था। यह फोटो उस सामान में ही थी। मीना ने बताया तो चमन ने आगे पूछा, बाकी सामान कहाँ है? इसमें है पापा, आपकी और मम्मी की बहुत सारी यादें मैं अपने साथ उठा लाई। मीना ने एक थैला चमन के हाथ में थमाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कि पापा को उनके कमरे में नहीं पाएंगी तो मालती बुआ यहीं थमक पड़ेंगी। पापा जितनी देर घर में रहते हैं उनकी नज़र उन्हीं पर रहती है बुआ की, विशेष रूप से जब मीना आसपास हो तब। पापा उदास हो गए थे उन फोटो को देखकर, मम्मी के छोटे मोटे सामान को देखकर। कितना समझाता था कि छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना ठीक नहीं, लेकिन उसे तो बात की तह तक जाना होता था। क्यों कही, किसने कही, क्या जवाब देना चाहिए था, बस इसी में घुलती रहती थी। मीना को अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद पापा ने मम्मी के बारे में खुलकर कुछ बोला था। पर अचानक पापा उठ खड़े हुए, बेटा तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी बुआ ने दूध बनाकर रख दिया होगा, उसके भी सोने का टाइम हो गया है। दिन भर काम में लगी रहती है। दरवाजा बंद करके पापा मीना के कमरे से बाहर निकल गए। बुआ के लिए पापा की चिंता नई बात नहीं थी। उनके एहसान में दबे हुए थे पापा। उनके बच्चों की परवरिश करके बुआ ने उन पर बड़ा एहसान चढ़ा दिया था। मीना ने सामान वापस समेट कर रख दिया। किसी और को पता चल जाता तो बात का बतंगड़ बढ़ जाता। माँ के बारे में घर में कोई भी बात नहीं करता था। करुण के ऊपर बुआ अपना अतिरिक्त प्यार लुटाती थी, इसीलिए उसे माँ की कमी तभी महसूस होती जब मीना को रोते हुए देखता। मीना जब घर में होती उसे माँ की कमी हर पल महसूस होती। बचपन के दिन याद आ जाते। माँ कैसे हर जगह उसे साथ रखती थी। लड़के की इतनी परवाह नहीं है जितनी लड़की की है। दिन भर इसी के चोंचलों में लगी रहती है। पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो जाता है छोरियों का। आखिर वंश तो लड़के से ही चलेगा। लड़की को तो एक दिन अपने घर चली जाना है। बुआ के ऐसे ताने से माँ आहत होती, लेकिन हंसकर जवाब देती, दीदी आप और मैं भी तो लड़कियां ही हैं। और फिर आपके घर का तो रिवाज है, आप अपनी ससुराल नहीं गई तो मीना को भी यहीं रख लेंगे। माँ के जवाब से बुआ आपे से बाहर हो जाती। मेरी क्या रीस करनी है? मेरी तो माँ बचपन में ही मर गई थी। चमन को अपने हाथों से पाला है मैंने। कोई बुआ, चाची या ताई नहीं थी जो संभाल लेती। चमन ही नहीं जाने देता है। रहो अपने घर और ससुर की भी रोटी सेको। मैं तो कल ही चली जाऊंगी अपने घर। माँ फिर हंस पड़ती। नाराज क्यों होती हो दीदी? आपके भाई ही मुझे साथ लेकर गए हैं। मेरा तो मन भी नहीं लगता वहाँ। यहाँ छोड़ेंगे तो ससुर जी को रोटी नहीं सब्जी भी खिलाऊंगी। रिटायर हो गए हैं, खुद ही सब काम करते हैं, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बुआ बात को पकड़कर अपने पक्ष में कर लेती, तो इसीलिए तो अपना घर बार छोड़कर पड़ी हूँ यहाँ। तुम अपना घर संभाल लेती तो चमन क्यों मुझे रोक कर रखता? कुछ भी करके माँ के सिर पर हर बात पटक दिया करती थी बुआ। कई सालों बाद इस बार नाना मीना के सामने ही आए। माँ के जाने के बाद हर साल नाना दोनों नातियों से मिलने बेटी के ससुराल आते थे। न कोई उनसे बात करता था और न ही कोई उनके पास बैठता था। अकेले आते थे और दोनों बच्चों को उनके हिस्से का चेक देकर चले जाते थे। नाना ने अपनी वसीयत में अपने बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया था। साल भर की कमाई का आधा हिस्सा बेटी के दोनों बच्चों को दे जाते थे। उसके जाने के बाद इतना फजीता किया था हमारे परिवार का इस आदमी ने। अब लाड बिखेरने आता है बच्चों पर। इसकी बेटी गई तो पुलिस लेकर आ गया था फ्लैट पर। अखबार में भी खबर दी कि मार दिया मेरी बेटी को। नाना चले गए तो बुआ का बड़बड़ाना शुरू हो गया। वे हमारे नाना हैं बुआ, उनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं। करुण ने बोला तो बुआ ऐसे शुरू हुई जैसे इंतजार ही कर रही थी। तेरे दादा और पापा को जेल की हवा खानी पड़ी थी। वह तो तेरी माँ की मेडिकल जांच में नहीं निकला कि उसको मारा है किसी ने। मीना चाहती थी कि बुआ और भी कुछ बोल दें। आप तो तब फ्लैट पर ही रहती थी बुआ। पूजा भी आपने ही रखवाई थी और पंडित को भी आप ही लेकर गई थी। आपको तो सच पता था, फिर भी आपने क्यों छिपाया यह सब? बुआ आज पहली बार डर अपने चेहरे से छिपा नहीं पाई। तुझे किसने बताया यह सब? मीना इसी सवाल का जवाब देना चाहती थी।
आपके पंडित ने, उन सब लोगों ने जो पूजा में आए थे, पड़ोस वाले। बुआ सीधे मीना के सामने आकर खड़ी हो गई। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू जाए वहां पर, यही सब करके आई है वर्क फ्रॉम होम के बहाने। बुआ के हर शब्द से गुस्सा टपक रहा था। मम्मी पापा आए हैं, थोड़ा उन पर ध्यान दो, अकेले बैठे हैं बैठक में। गौरव बुआ को वहां से ले गया और मीना भी पीजी वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने चली गई। गौरव 2 साल से खाली घूम रहा था। छोटी मोटी नौकरी उसे समझ नहीं आती थी और बड़ी के लायक ना तो उसमें काबिलियत थी और ना ही उसने कोशिश की। जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास की थी। माँ, मुझे उसी कंपनी में नौकरी मिल गई जिसमें मामा काम करते थे, गौरव ने घोषणा की तो बुआ रसोई से लड्डू का डिब्बा उठाकर ले आई। करुण ने लड्डू खाकर डब्बा उनके हाथ से ले लिया। बुआ, तुम खा लो, फिर बैठक में ले जा रहा हूँ और वहां से बचकर नहीं आएंगे। बुआ रोकती रह गई पर करुण डब्बा उठाकर भाग गया। मीना बिना कुछ कहे ही घर से निकल गई। बुआ ने रोकने की कोशिश नहीं की। पीजी में जाते ही बिस्तर पर लेट गई। हमेशा की तरह माँ की याद आ रही थी। हर हफ्ता तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी माँ। माँ पहली बार करुण को लेकर नाना के घर गई तो मीना को पापा ने अपने पास ही रोक लिया था। रोते रोते मुंह से निकल गया था मीना के। बाथरूम में चली गई मुंह धोने के लिए, जिससे पीजी की बाकी लड़कियों को शक ना हो। हर बार घर से आकर 1-2 दिन इसी तरह परेशान रहती थी मीना। 4 दिनों बाद ही पापा का फोन आया। देखकर मीना सोच पे पड़ गई। पहली बार में तो फोन उठाना ही भूल गई। दूसरी बार जब आया तो उठाया। बेटा, तुम्हारी मालती बुआ एक पूजा करवाना चाहती हैं। चंडीगढ़ वाला फ्लैट तुम्हारी माँ के जाने के बाद से बंद ही है। अब गौरव वहीं रहेगा, इसीलिए पूजा करके उसे पवित्र करवाना चाहती हैं। अगले रविवार को तुम भी थोड़ा समय निकाल लेना। पापा, आपको पता है माँ जब से गई है विश्वास उठ गया है मेरा पूजा पाठ से, मीना ने स्पष्ट किया। जानता हूँ बेटा, पर हो सकता है यह पूजा तुम्हारे टूटे विश्वास को जोड़ने में कामयाब हो। ऐसा करते ही ये पूजा तुम ही करवाओ। पंडित जी से तो मिल ही चुकी हो। मीना समझ गई वह मना नहीं कर पाएगी पापा को। तभी एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। ठीक है पापा, कोशिश करती हूँ। फ्राइडे तक आपको बताती हूँ। मालती बुआ को बोलना अब उनके टेंशन के दिन कहे। पंडित जी से मैं खुद ही बात कर लूँगी। पापा की खुशी फोन पर ही फूट पड़ी। अब उसका एहसान चुकाने का समय आ गया है। खुद को भुलाकर उसने हमारे घर को संभाला है। तुमने यह जिम्मेदारी लेकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। पापा फोन रखने ही वाले थे कि मीना ने कहा, पापा मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में नाना को भी बुलाऊं। माँ के जाने के बाद नानी भी चली गई, वे भी अकेले ही हैं। दादाजी भी गांव में चले गए हैं उसके बाद। प्लीज़ उन दोनों को भी बुलाने दीजिएगा। कुछ देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन नहीं काटा। फिर यह कहते हुए फ़ोन रखा, तुम कहती हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। बुला लो, मालती को मैं समझा लूँगा। मीना ने कमरे से बाहर आकर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ जैसे माँ वहीं से मुस्कुराकर कह रही हैं, आखिर तुमने रास्ता निकाल ही लिया सच से पर्दा उठाने का। मीना केवल निर्देश दे रही थी और करुण उसका पालन कर रहा था। पापा ने इस बार चौका लगाया था। मालती दीदी, तुम इतने सालों से घर संभालती आ रही हो, अब मुझे भी कुछ करने का अवसर दो। इस बार पूजा की पूरी जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। आजकल वैसे भी सब काम मोबाइल से हो जाते हैं। लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर सब प्रबंध कर दूंगा। मालती सकपकाकर बोलती, चमन, क्या तू भी यही मानता है कि मेरी पूजा के कारण ही ऋतु की जान गई? चमन ने दीदी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तुमने मीना और करुण के लिए कितना कुछ किया है। मैं भी चाहता हूँ कि गौरव को नौकरी मिलने और वहाँ सेट होने में मदद कर पाऊँ। बस इसीलिए आपको तनाव नहीं देना चाहता हूँ। मालती का दिल भाई की बात मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है चमन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू पूजा के लिए तैयार हो गया। कितने साल हो गए इस घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ। अब होगा दीदी, और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए ना। बस इस बार उनकी ही सहायता लूँगा। निश्चित तारीख पर सब लोग चंडीगढ़ के उस फ्लैट में इकट्ठे हो गए। दादाजी और नाना को करुण ने मना लिया। सब काम तैयार हो गए। मीना भी आ गई। पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने हवन और आरती करने के बाद जैसे ही जाने को कहा, मालती बुआ ने आदतन उन्हें रोक लिया। पंडित जी, घरों की कुंडली देखकर बताइए कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या उपाय होगा। पंडित जी ने काफी देर तक कुंडली को देखकर कुछ गणना की, फिर बोले, गौरव मामा की छोड़ी हुई नौकरी पकड़ रहा है, उन्हीं के घर में रहेगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहू रानी की आत्मा इनसे संपर्क करे। मालती बुआ ने तुरंत गौरव की कुंडली पंडित जी के हाथ से ले ली, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। आज की पूजा में ही अगर कुछ मंत्र और पढ़ लिए जाएं
और सच्ची दिल से बहू रानी को याद करके उनसे माफ़ी मांग ली जाए तो बला टल सकती है। सब मालती बुआ की ओर देख रहे थे। तो जो सही है वो करो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, इन बातों का कुछ मतलब थोड़े ही है। बुआ उठकर जाना चाहती थी लेकिन फूफा जी ने बैठा दिया। पंडित जी, जो बाकी है उसको भी पूरा कीजिए। बेटे को मुश्किल से रोजगार मिला है, उसमें कोई अड़चन ना आए, उसका उपाय आप शुरू कीजिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। सबसे पहले नाना जी बोले, रितु बेटा, अगर तू सुन रही है तो मुझे माफ़ करना। मैं समय से तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सका। तुम बच्चों को लेकर मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा खत मुझे तुम्हारे जाने के बाद मिला। अब पापा भी चुप नहीं रहे। पहली बार उन्होंने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को लेकर कुछ कहा। मैं भी खतावार हूँ रितु, तुम्हारे मना करने पे भी मैंने अपने बिजनेस के जुनून के कारण नौकरी छोड़ी और तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं जाने दिया। मुझे डर था कि ससुराल में मेरी साख कम हो जाएगी। अब पंडित जी ने बोलकर सबको चौंका दिया। हो सके तो माफ़ कर देना बहू रानी। मैं नहीं जानता था कि तुम पूरे महीने व्रत कर रही थी। मैंने ही मालती जी के कहने पर यह घोषणा की थी कि तुम्हारे कुंडली दोष के कारण ही चमन की नौकरी गई है और व्यवसाय भी शुरू नहीं हो पा रहा है। मुझे पता होता तो तुम्हें लगातार 3 दिन निर्जला निराहार व्रत का उपाय न बताता। सबकी नज़र मालती की ओर थी। फूफा जी ने उन्हें कुछ बोलने के लिए हाथ से इशारा किया। मालती बुआ रोते हुए बोली, रितु, हो सके तो मुझे भी माफ़ करना। पंडित जी से बात करके मैंने ही वह पूजा रखी थी। मेरे कहने पर ही उन्होंने कुंडली देखी थी। दूध पीते बच्चों की माँ ऐसी कठिन विधि नहीं अपना पाएगी, यह जानते हुए भी मैंने तुम पर दबाव बनाया। बुआ बोल रही थी, मीना बीच में बोल पड़ी। माँ को 3 दिनों से उल्टी दस्त हो रहे थे, फिर भी वे पूजा के काम में लगी रहीं और अपनी दवाई भी नहीं ले पाईं व्रत के कारण। अगर दवा ले लेती तो उनको हार्ट अटैक ना आता। आज पहली बार मालती बुआ ने मीना को घूर कर नहीं देखा। नाना उठकर खड़े हो गए। बस यही जानने के लिए मैं बेचैन था। अगर सही बात पता चल जाती तो मैं पुलिस के पास कभी न जाता। मेरी बेटी अचानक चली गई, अपनी नातियों से रिश्ता क्यों तोड़ता। करुण ने नाना को पकड़कर बैठा दिया और खुद भी उनके पास ही बैठ गया। फूफा जी ने मालती बुआ को वहां से उठा दिया और सामान लेकर चलने लगे। आज चमन ने उन्हें नहीं रोका। बुआ खुद ही चमन के पास आई। हो सके तो माफ कर देना मेरे भाई। इसी एक गलती को सुधारने के लिए मैं अपने घर नहीं गई। पर मुझे तो सच बता देती दीदी, जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास का कुछ तो मान रखती हैं आप। मालती बुआ साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर रो रही थी। फूफा जी ने आकर पापा को सांत्वना दी। इस गलती की सजा अब मिलेगी इसको। अब यह तब तक तुम्हारे घर नहीं आएगी जब तक तुम बुलाओगे नहीं। दादाजी उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीना ने उन्हें रोक दिया। मालती को विदा कर देता हूँ बेटा, शादी के 26 साल बाद ससुराल जा रही है। अब तो तू सब संभाल लेगी, उसको जाने दो। करुण पंडित की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उनके प्रायश्चित पाठ ने वह कर दिखाया था जो सालों से कोई नहीं कर पाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।